नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरीके से रीडिफाइन करने वाला है। नीति आयोग ने हाल ही में एक मेजर रिपोर्ट लॉन्च किया जिसका नाम है अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसके साथ ही इंडिया का पहला नेशनल फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया, द इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि IEMI, जो कि हर राज्य की ईवी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ क्लीन एयर की बात नहीं करता, बल्कि ये जो है $200 बिलियन मार्केट और थाउजेंड ऑफ ग्रीन जॉब्स की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में। ये जो IEMI है, ये एक्चुअली है क्या? IEMI को डेवलप किया है नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से। ये एक बेंचमार्किंग टूल है जो हर स्टेट की ईवी एडॉप्शन, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये जो 3 पिलर है, इसके अंदर फर्स्ट पिलर है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि कितनी ईवीज बेचे गए और अडॉप्शन रेट क्या रहा। जो सेकंड पिलर है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस का, ये मेजर करेगा चार्जिंग नेटवर्क जो है कितना मजबूत है। और जो थर्ड पिलर है वो है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन का, ये मेजर करेगा क्या एक स्टेट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक्टिव है या नहीं। अब बात करते हैं इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी परफॉर्मेंस की, जिसके तहत हर स्टेट और यूटीज को उनके ईवी रेडीनेस और इंप्लीमेंटेशन के आधार पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 4 कैटेगरीज हैं अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर और एस्पिरेंट्स, और हर कैटेगरी को अलग स्कोर रेंज के अंदर रखा गया है। 0 से 49 का जो स्कोर है उसके अंदर एस्पिरेंट्स आते हैं, यानी कि अगर किसी स्टेट या यूटी को 0 से 49 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर उसका ये स्कोर है तो वो अर्ली स्टेज के ऊपर है। ऐसी स्टेट्स और यूटीज के अंदर पॉलिसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टिल डेवलपिंग स्टेज के ऊपर होता है। अगर कोई स्टेट या यूटी 50 से लेकर 64 तक स्कोर करती है तो उन स्टेट या यूटीज को जो है परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जो कि मॉडरेट प्रोग्रेस को शो करता है। और साथ साथ ये भी बताता है कि इन स्टेट्स या यूटीज को जो है फास्टर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। उसके अलावा जिन यूटीज या स्टेट्स का स्कोर 65 से 99 के बीच में है, उनको फ्रंट रनर कैटेगरीज के अंदर डाला गया है, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग ईवी अडॉप्शन और चार्जिंग इकोसिस्टम को शो करता है। और जो स्टेट या यूटी जो है 100 पॉइंट्स को स्कोर करते हैं, उनको अचीवर्स की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, जो कि ये शो करता है कि जो ईवी पॉलिसीज हैं वो फुली डेवलप्ड हैं और वो इंप्लीमेंट भी इफेक्टिवली हो चुकी हैं। 2024 की रैंकिंग की अगर बात करें तो दिल्ली ने जो है टॉप किया था, जिसका स्कोर 77 था। उसके बाद महाराष्ट्र आता है 68 स्कोर के अंदर, और उसके बाद चंडीगढ़ और कर्नाटक आते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता क्या है और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली टाइप है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि BEVs। ये जो गाड़ियां हैं पूरी तरीके से बैटरी से चलती हैं, इनमें पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं होता। बैटरी को चार्ज करने के लिए बस आपको प्लग इन चार्जर चाहिए। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही कार भी चार्ज होती है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 400, ये सब जो है BEVs का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि HEVs। इन गाड़ियों के अंदर 2 पावर सोर्सेज होते हैं, एक पेट्रोल या डीजल इंजन और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक बैटरी। जब स्पीड कम होती है तो बैटरी काम करती है, और जब ज्यादा पावर चाहिए होती है तो इंजन हेल्प करता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है टोयोटा की कैमरी, जो कि हाइब्रिड कार है। उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको PHEVs भी बोला जाता है। ये हाइब्रिड व्हीकल की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी बैटरी को आप बाहर से भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो सिर्फ बैटरी से चलाएं या जरूरत पड़ने पर इंजन से भी, जैसे कि वोल्वो की XC90, ये जो है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FCEVs। ये थोड़ा एडवांस टाइप है, इसमें हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो मोटर को चलाती है, और एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है, यानी कि जो H2O है वो निकलता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है टोयोटा की मिराई और हुंडई की नेक्सो। दोस्तों, अब देखते हैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ अभी कहां तक पहुंची है और आगे क्या संभावनाएं हैं। 2016 के अंदर पूरे देश में केवल 50,000 EVs ही बिके थे, यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभी शुरुआती दौर में थी। लेकिन 2024 के अंदर ये जो संख्या है बढ़कर 2.08 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक पहुंच गई है। ये जो एक काफी मैसिव जंप है। इसका मतलब है अब भारत के हर शहर, गांव और बाजार में EVs दिखने लगे हैं, चाहे वो स्कूटर हो, ई रिक्शा हो या इलेक्ट्रिक कार्स हो।
अगर बात करें ईवी पेनिट्रेशन और जो फ्यूचर टारगेट्स हैं उनके बारे में, अभी भारत में ईवी पेनिट्रेशन केवल 7.6% तक ही पहुंच पाई है। यानी हर 100 गाड़ियों में से केवल 7-8 गाड़ियां ही जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। लेकिन टारगेट है 2030 तक इसको 30% पे लेके जाने का। यानी कि 2030 तक जो है 100 में से 30 गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसका मतलब अभी भी जर्नी बाकी है और जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल है। अगर बात करें फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की, तो ये जो है $200 बिलियन की एक बड़ी मार्केट है। नीति आयोग के अनुसार अगर 2030 तक 30% ईवी एडॉप्शन टारगेट पूरा हो गया तो इंडिया का ईवी मार्केट लगभग $200 बिलियन का हो जाएगा। और इससे 3 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बूम आएगा। बैटरीज, मोटर्स और जो कंपोनेंट्स हैं जो ईवी के अंदर लगते हैं उनकी नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होंगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बढ़ेगा, लाखों लोगों को नई ग्रीन जॉब्स मिलेंगी। और अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो पोल्यूशन और जो ऑयल इंपोर्ट्स है दोनों में एक बड़ी कमी आएगी। दोस्तों, जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बैरियर्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही इंडिया की ईवी रिवॉल्यूशन को कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर जो है मेन 5 चैलेंजेस एरिया बताए गए हैं। इनको जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैलेंज को देखते हैं जो कि फाइनेंसिंग चैलेंजेस। ईवीज, खासकर जो ई बसेस और ई ट्रक हैं, इनकी कॉस्ट जो है डीजल व्हीकल से 2-3 गुना ज्यादा होती है। बैंक्स को अभी भी ईवी जो है रिस्की एसेट लगते हैं, इसलिए लोन अप्रूवल स्लो है और ईएमआई जो है वो काफी हाई है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हेजिटेट करते हैं क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर नहीं होता। यानी कि जो ईवी का ड्रीम है वो तो अच्छा है, पर जो फाइनेंसिंग है वो अभी भी काफी टफ है। जो दूसरा चैलेंज है उसको अब हम देखते हैं, जो कि व्हीकल सेंट्रिक चैलेंज। ईवी बैटरीज हैवी और एक्सपेंसिव होती हैं, जिससे व्हीकल की लोड कैपेसिटी और माइलेज जो है दोनों के ऊपर असर पड़ता है। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी काफी हाई होती है। 15 ईयर स्क्रैप रूल की वजह से जो रीसेल वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, जिससे लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। तो इन शॉर्ट जो ईवी व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उनकी रीसेल वैल्यू कम है, बैटरी जो है वो काफी हैवी होती है। ये सब जो है मिलके यूजर के लिए एक टफ डील बना देते हैं। अब देखते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज को। पब्लिक चार्जिंग जो है अभी भी काफी महंगा पड़ता है। ये जो है होम चार्जिंग से लगभग 4 गुना कॉस्टलियर है, क्योंकि इसके ऊपर 18% जीएसटी और जो ऑपरेटर मार्जिन है ये दोनों लगते हैं। डिस्कॉम अप्रूवल जो है वो काफी स्लो है और अर्बन एरिया में लैंड अवेलेबिलिटी की काफी प्रॉब्लम है। कई जो आरडब्ल्यूए हैं, यानी कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो सेफ्टी या कंसर्न की वजह से ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने ही नहीं देती। और सबसे बड़ी कमी, अभी तक कोई यूनिफाइड नेशनल ईवी ऐप नहीं है जो यूजर्स को नियर बाई चार्जिंग स्टेशन या ट्रैफिक इन्फो दे सके। यानी कि जो चार्जिंग नेटवर्क है वो बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन वो अभी भी कॉस्टली है और कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे है। जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है अवेयरनेस और परसेप्शन से रिलेटेड। बहुत से लोग जो है अब भी ईवीज को लेकर रेंज एंजाइटी महसूस करते हैं, यानी कि कितनी दूर चलेगी ईवी, उनको ये टेंशन होती है। बैटरी फायर इंसिडेंट्स, चार्जिंग टाइम और जो रीसेल वैल्यू डेप्रिसिएशन है, इस टाइप की बातें लोगों का भरोसा जो है कम कर देती हैं। और अगर बात करें रूरल एरियाज की, तो उनके अंदर अवेयरनेस अभी भी कम है। लोग अभी भी इसे न्यू एक्सपेरिमेंट मानते हैं। अगर सीधी बात करें तो टेक्नोलॉजी से पहले ट्रस्ट बनाना काफी जरूरी है। अब बात करते हैं लास्ट चैलेंज की, जो कि है डेटा एंड रेगुलेटरी गैप्स। गवर्नमेंट का जो वाहन डेटाबेस है कई जगह इनएक्यूरेट है। एक्चुअल ईवी सेल्स और रजिस्ट्रेशन नंबर्स के अंदर मिसमैच है। ईवी बैटरीज के लिए कोई यूनिक आईडी सिस्टम नहीं है, जिससे रिसाइकलिंग और ट्रैकिंग जो है मुश्किल हो जाती है। ईवी इंडस्ट्री में एक बड़ी दिक्कत है जिसे कहा जाता है इन्वर्टेड जीएसटी स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें इनपुट पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स वसूला जाता है। मान लीजिए एक ईवी कंपनी बैटरी, मोटर, चार्जर और जो अदर कंपोनेंट्स है जब ये खरीदती है तो इन सब पर 18% जीएसटी देना पड़ता है, जिसको कहा जाता है इनपुट टैक्स। अब जब वही कंपनी तैयार इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार बेचती है तो उस पर सरकार ने आउटपुट जीएसटी जो है 5% रखा है, ताकि ग्राहकों को सस्ता ईवी मिल पाए। और इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, कंपनी के पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 18% का, वो जो है आउटपुट टैक्स 5% से एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर जो हो काफी बड़ा है। और इससे क्या होता है, कंपनी का कुछ पैसा सरकार के पास ब्लॉक पड़ा रहता है और कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर कमी आ जाती है, यानी कि जो लिक्विडिटी है उसका इश्यू आ जाता है। और कैश फ्लो रुकने की वजह से प्रोडक्शन और जो एक्सपेंशन है वो स्लो हो जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कंपनी टैक्स ज्यादा दे रही है लेकिन उतना वापस नहीं आ पा रहा, इसलिए कंपनी का पैसा फंसा रहता है। और एज ए रिजल्ट ईवी मेकर्स को सरकार से बार बार रिफंड मांगना पड़ता है, जो कि प्रोसेस को लंबा और कॉम्प्लेक्स बना देता है। और इससे छोटे मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स पर ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है। अब देखते हैं इंडिया की गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को तेज करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं।
इन एफर्ट्स का मेन गोल है बैरियर्स को हटाना और ईवी इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। सबसे पहले बात करते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। ये जो है भारत की सबसे बड़ी ईवी इंसेंटिव स्कीम्स है। इसके तहत गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, रिक्शा, ई बसेस, ई ट्रक और जो चार्जिंग स्टेशन है इनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इसका मेन एम है ईवी को आम जनता और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए अफोर्डेबल बनाना, हर कैटेगरी के ईवी को सड़क के ऊपर लेके आना। ये जो है ई ड्राइव का मेन मिशन है। अब बात करते हैं स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग। इस योजना के तहत सरकार ने जो है ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में अपने ईवी प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए इनवाइट किया है। इससे जो है एफडीआई यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा और जो मेक इन इंडिया फॉर ईवी है उसको बूस्ट मिलेगा। अब टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भी इंडिया जो है एक अट्रैक्टिव हब बन रहा है। अगर बात करें पीएम ई बस सेवा और पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में, इसका मकसद है इलेक्ट्रिक बसेस को अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी से लाना। इस स्कीम के अंदर 38,000 से ज्यादा ई बसेस डिप्लॉय करने की योजना है। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि पीएसएम जो है ये सुनिश्चित करेगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को समय पर पेमेंट मिले ताकि प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली स्टेबल रहें। अब बात करते हैं पीएलआई स्कीम के बारे में। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम ने एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। इससे जो है ईवी पार्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है अब भारत में ही बनने लगे हैं और एज ए रिजल्ट इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट रही है और जो आत्मनिर्भर ईवी मैन्युफैक्चरिंग का मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें पीएलआई इन एडवांस केमिस्ट्री शेल के बारे में, तो ये जो स्कीम है डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई गई है। इस स्कीम का टारगेट है 50 गीगावाट आर कैपेसिटी की बैटरी प्रोडक्शन विद इन इंडिया। इससे जो है ईवी सस्ते होंगे और जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर है इसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर बात करें जीएसटी रिडक्शन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जीएसटी जो है 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे व्हीकल्स की ऑन रोड प्राइस कम हुई है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी जो है पेट्रोल कार जितने अफोर्डेबल बने। अगर बात करें इवोल्यूशन प्रोग्राम के बारे में, ये जो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मेन एम है ईवी स्टार्टअप्स को बैटरी केमिस्ट्री, डिजाइन इनोवेशन और न्यू मटेरियल्स के लिए फंड और R&D सपोर्ट देना। इससे जो है इंडिया में कटिंग एज ईवी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईवी ग्रोथ को सस्टेन और एक्सेलरेट करने के लिए नीति आयोग ने कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स टू मैंडेट। अब केवल सब्सिडीज देने के बजाय सरकार को जीरो इमिशन व्हीकल्स टारगेट तय करने चाहिए। जैसे 2030 तक कितने प्रतिशत गाड़ियां सिर्फ इलेक्ट्रिक हों। इसके साथ आईसीई व्हीकल्स यानी कि जो पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं उनके ऊपर ज्यादा रजिस्ट्रेशन फी और जो पोल्यूशन टैक्स है वो लगाया जा सकता है। अगर बात करें सैचुरेशन अप्रोच की, अगले 5 सालों में कम से कम 5 मेजर सिटीज को 100% ईवी अडोप्शन मॉडल सिटी बनाया जाए। यानी इन शहरों में हर टैक्सी, बस, डिलीवरी वैन और गवर्नमेंट व्हीकल्स ईवी हो। इससे जो है बाकी शहरों के लिए क्लियर एग्जाम्पल सेट होंगे। अगर बात करें फाइनेंसिंग सपोर्ट फॉर ई बसेस और ई ट्रक्स के बारे में, कमर्शियल व्हीकल्स की कॉस्ट जो है ज्यादा होती है, इसलिए सरकार ने सुझाव दिया है कि पब्लिक फंड्स और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की मदद से एक पूल फाइनेंस मैकेनिज्म बनाया जाए। इससे जो है लोन सस्ते और एक्सेसिबल बनेंगे। रिपोर्ट ने यह बोला है कि बैटरी रिसर्च को पुश देना होगा। ईवी बैटरी कॉस्ट जो है अभी भी टोटल व्हीकल प्राइस का लगभग 40% होती है। इसलिए बैटरी रिसर्च में यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज और जो गवर्नमेंट लैब्स हैं इनके बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए फोकस होना चाहिए नई बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर, लॉन्गर लाइफ और फास्टर चार्जिंग और जो साथ साथ रिसाइकलिंग सिस्टम है उसके ऊपर। यानी कि अगर बैटरी में इनोवेशन होगा तो ईवी मास अडोप्शन अपने आप होगा। अगर बात करें स्ट्रेटेजिक चार्जिंग नेटवर्क के बारे में, पूरे देश में 20 ईवी कॉरिडोर्स डेवलप करने का प्लान सुझाया गया है। जैसे कि दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे, चेन्नई बेंगलोर, इन हाईवेज के ऊपर हर 50 किलोमीटर पर फास्ट चार्जर लगाना। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है टाइम ऑफ डे प्राइसिंग लागू की जाए, यानी कि रात में बिजली सस्ती तो चार्जिंग भी सस्ती। एक सिंगल नेशनल ईवी ऐप बनाई जाए, इसका भी सुझाव दिया गया है, जहां पे यूजर्स को नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, अवेलेबल स्टॉल्स, रियल टाइम ट्रैफिक्स और पेमेंट ऑप्शन एक ही जगह मिल पाए। इस टाइम पे हर कंपनी की अपनी अलग ऐप है और ये जो कंफ्यूजन है खत्म होना चाहिए। अगर बात करें लोअर अपफ्रंट कॉस्ट की, ईवी जो है महंगे हैं इसलिए ओनरशिप मॉडल बदलना होगा। नीति आयोग ने 3 सॉल्यूशन सुझाए हैं। लीजिंग मॉडल यानी कि बाय ना करके ईवी जो है रेंट पर दी जाए। उसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये बताया गया है कि बैटरी पासपोर्ट सिस्टम को अपनाया जाए, जिसके तहत बैटरी की ट्रैकिंग हो पाए और जो है उसका रीसेल इजी हो पाए। उसके अलावा जो बैटरी एज ए सर्विस है यानी कि बास, इसका भी सोल्यूशन दिया गया है। इसके तहत यूजर जो है केवल व्हीकल को खरीदेंगे, बैटरी को लीज के ऊपर लेंगे।
इन सॉल्यूशन की वजह से रिजल्ट ये होगा कि जो ईएमआई है वो लो होंगी और ईवी जो है अफोर्डेबल बनेगी, और इस वजह से जो ईवीज का अडोप्शन है वो फास्ट होगा। अगर बात करें अवेयरनेस बूस्ट की, तो एक नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे यूजर्स को ईवी पॉलिसीज, सब्सिडीज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बेनिफिट्स की जानकारी मिले। साथ ही मास अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं ताकि लोग जो है मिथ्स से बाहर आ पाए। मिथ्स जैसे कि रेंज एंजाइटी, आग लगने का डर, इन सब से वो बाहर आ पाए। यानी कि ट्रस्ट बनाना होगा। अगर ट्रस्ट बनाएंगे तभी ट्रांजिशन होगा। तो दोस्तों आने वाले 10 साल ये तय करेंगे कि इंडिया जो है ग्लोबल ईवी लीडर बनेगा या एक इंपोर्टर बना रहेगा। कंसिस्टेंसी पॉलिसी सपोर्ट, बेटर चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी इनोवेशन और सिटीजन अवेयरनेस, इन 4 पिलर पर जो है इंडिया का इलेक्ट्रिक फ्यूचर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था ई मोबिलिटी से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।